नमस्कार, रात के 8 बज गए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो यूएई के क्राउन प्रिंस इस वक्त हिंदुस्तान में है और भारत और यूएई के बीच में आज जब शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई तो कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं और किस तरीके से दोस्ती को आगे बढ़ाने पे सहमति बनी है, इसके हम खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से कैसे ममता बनर्जी की बंगाल की सरकार को फटकार लगी और कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कहा जाए सवाल थे जिस पर निरुत्तर नजर आई है बंगाल की पुलिस या ममता बनर्जी की सरकार। आखिर क्या था पूरा मामला, इस बात पे करेंगे चर्चा। इसके अलावा होगी जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में क्या लिए गए हैं बड़े फैसले। इसके अलावा होगी बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव को लेकर कैसी रही आज सरगर्मियां। दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पीएम मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय हितों पर दोनों देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। राष्ट्रपति ने दशकों से द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति जताई प्रतिबद्धता। जीएसटी परिषद की बैठक में हुए बड़े फैसले। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटकर हुआ 5%। स्वास्थ्य बीमा और कंपनसेशन सेस पर बने 2 जीओएम। आईजीएसटी पर सेक्रेटरी कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। जीएसटी दायरे में आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग राजस्व में 400% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिसर्च को जीएसटी से छूट देने का लिया गया फैसला। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर जताई चिंता। मामले में सीबीआई से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हड़ताल कर रहे डॉक्टर जल्द काम पर लौटें। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर जीएसटी सरकार पर भाजपा हमलावर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया संविधान के भक्षक होने का आरोप। कहा लोगों की मांग मामले में हो बंगाल सीएम की गिरफ्तारी और पॉलीग्राफ टेस्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रियाद में भारत खाड़ी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हुए शामिल। विदेश मंत्री ने भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। जीसीसी बैठक के मौके पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मिले विदेश मंत्री। भारतीय सेना में कौशल बुद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ साइन किया एमओयू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह समझौता सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में फंसा पेंच। आप ने अपनी पहली लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का कर दिया है ऐलान। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तैयारियों के बीच आपको भी लगा बड़ा झटका। आप नेता रंजीत उप्पल ने थामा बीजेपी का दामन। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समय भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों नेताओं की शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। क्राउन प्रिंस ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तो कल मुंबई में व्यापारिक कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। इस बातचीत में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराकाह परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। इसके साथ ही ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन,
ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता। भारत में फूड पार्क के विकास पर गुजरात सरकार और आबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC ADQ के बीच समझौता किया गया। दोपहर में राष्ट्रपति भवन में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। क्राउन प्रिंस ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गौरतलब है कि भारत और UAE के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा से भारत UAE द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और नए उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की नई संभावनाएं पैदा होंगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत और UAE एक बहुआयामी संबंध साझा करते हैं जिसमें स्थिरता, साझेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। इस विशेष बंधन को नई दिल्ली के राजघाट पर संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं द्वारा वृक्षारोपण की एक अनूठी परंपरा के माध्यम से उजागर किया गया। 1992 में संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अमलतास का पौधा लगाया था। 2016 में उनके बेटे UAE के वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मौलश्री पौधा लगाकर इस परंपरा को जारी रखा। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस विरासत को और मजबूत करते हुए अमलतास का पौधा लगाया। वे राजघाट पर पौधारोपण करने वाले संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। राजघाट के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ही देश के नेताओं की 3 पीढ़ियों ने महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करते हुए पेड़ लगाया है, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे और बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। और वो करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का, जो कि बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले 9 अगस्त को बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ में रेप और उसकी निर्मम हत्या की घटना जो सामने आई, तो उसके बाद से लगातार उबाल देश भर में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई इस मामले पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना के बाद स्वतः संज्ञान लिया था और फिर से बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस को एक तरीके से फटकार लगाई गई है। उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी निष्ठा पर कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच में राजनीतिक तौर पर भी यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। भाजपा ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके इस्तीफे की मांग की है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की मांग भी की है, ताकि पूरा सच बाहर आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। कोलकाता दुष्कर्म और निर्मम हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सुनाई खूब खरी खोटी। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में देरी पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चालान के बिना पोस्टमार्टम करवाने पर किए सवाल। भाजपा ने की ममता बनर्जी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन को बताया षड्यंत्र। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने आज दूसरे दिन की सुनवाई में भी पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि फिर कहा कि FIR दर्ज करने में देर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। खुद चीफ जस्टिस ने चालान के बिना पोस्टमार्टम करवाने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? मामले में ममता सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर कई बार फंसते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और CBI दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। अदालत ने बंगाल सरकार से आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, तो वहीं CBI ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बंगाल सहित पूरे देश में लगातार लोग मांग कर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले स्थल पर लोगों ने देखा और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच कोलकाता के आरजीकर घटना को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। शर्म की बात है कि आज जब ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो उल्टा वो दोषारोपण कर रही है। वो बता रही है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। कोलकाता में जारी विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी दलों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी को समय समय पर बंगाल के हालात के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस बीच भाजपा नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई टीएमसी पार्षदों के नाम पोस्ट किए और उन पर उत्तर 24 परगना जिले के नौहाटी में रविवार रात प्रदर्शनकारियों की पिटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी बैकफुट पर है और इस तरह के हथकंडे जन आंदोलन को अस्थिर करने की उनकी हताशा को उजागर कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही हैं और उनके अपने ही सांसद और विपक्ष ने कोलकाता रेप केस पर हो रही सियासत को लेकर राज्य सरकार और ममता बनर्जी के सियासी रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के सामने एक बार फिर से कहीं ना कहीं बंगाल सरकार निरुत्तर नजर आई है। क्या है पूरा मामला, आज किस प्रकार से घटनाक्रम रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज नाइट में। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। चर्चा किससे जुड़ा हुआ है हमारा विशेष। कोलकाता मामले पर फिर घिरी ममता सरकार, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर ऐसे सवाल हुए जिसको लेकर बंगाल सरकार निरुत्तर नजर आई है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा अनिंद्य सिन्हा रॉय हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिंद्य सिन्हा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एक बार फिर से आज हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था इस पूरे मामले को लेकर। बहुत से ऐसे सवाल किए गए जिसका जवाब खगालते नजर आई बंगाल सरकार और बंगाल की पुलिस, और कई प्रकार के गंभीर सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब खोजना बाकी है। किस तरीके से न्याय की उम्मीद बंधा पाएगी बंगाल की सरकार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या हुआ, पहले ये थोड़ा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म I-371 फॉर्म नंबर है। ये फॉर्म है कि नहीं है? कपिल सिब्बल जी बोला हाँ ये फॉर्म अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये फॉर्म है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये फॉर्म दिखाया है एक बार, तो नेक्स्ट टाइम ये सबमिट कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CIF जो इधर आया उन लोगों को रहने का खाने का इंतजाम कीजिए। आवर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोल दिया ठीक है कर लेंगे। एक्चुअली तुरंत आ गया, इन लोगों को कहाँ रखूं नहीं रखूं एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। कर देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। 2। नंबर 3, स्टेटस रिपोर्ट दोबारा देने के लिए CBI को बोला गया, तो CBI देंगे। नंबर 4, स्टेट को पूछा गया कि स्टेट पूछा कि ये जो डॉक्टर्स आंदोलन कर रहा है, अभी तक 23 बोला था, और आज शाम को और एक गुजर गया, एक बच्चा गुजर गया डेंगू में बिना ट्रीटमेंट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने पास कपिल सिब्बल जी बोला डॉक्टर आंदोलन करना चाहते हैं करने लीजिए, करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम पे क्यों नहीं जा रहा है? ये भी सुनने को पाया कि ये डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एटेंड नहीं कर रहे। अनिंग जी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि FIR दर्ज करने में 14 घंटे का विलंब क्यों हुआ, देरी क्यों हुई? ये सवाल भी था जो मंशा पे सवाल खड़ा करता है जी। और कपिल सिब्बल जी बोला नहीं, सुबह 10 बजे जनरल डायरी हुआ, उसके बाद FIR हुआ, थोड़ा डिले हो गया, ठीक है, जरूर हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कुछ गलत नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परिंग कर रहा है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग बोल रहे हैं, किसी ने बोला कि एविडेंस टैंपरिंग के बारे में, तो बोला नहीं, अब बोल दिया एविडेंस टैंपरिंग, कैसे हो सकते है एविडेंस टैंपरिंग? दिखाइए। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग नहीं हो रही, थोड़ा डिले भले हुआ, लेकिन हमारे आपके इंटेंशंस पे सवाल नहीं। सर मैं लौटता हूं और भी मेहमानों के वक्त विरोध करता हूं। सर मैं आता हूं आपके पास में जी। हाँ 10 सेकंड चलिए जी। मुझे कुछ शर्मिंदा लगा, बीजेपी वाले ने अभी क्या बोल रहा है ममता बनर्जी के लिए, क्यों ये एक लड़की है इसलिए उनको बोला जाएगा, मुझे शर्मिंदा लगा। ठीक है सौरभ जी, क्योंकि सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक महिला है, उनके खिलाफ आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। एक बात, दूसरी ये कि आज बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि ममता बनर्जी गिरफ्तार होना चाहिए, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। ये डिमांड बीजेपी की ओर से पहली बार आई, आप लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 2 डिपार्टमेंट जो इस कांड से जुड़ा हुआ था, तो ये बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर वो खुद है और बंगाल के होम मिनिस्टर भी वो खुद है, मुख्यमंत्री तो है ही है। तो बार बार जो ये चीज बोल रहे हैं ना कि पुलिस को 3 दिन 4 दिन मिला था, टेम्पर एविडेंस को टेम्पर किया गया है। ये तो सारे लोग बोल रहे हैं, ये खाली भाजपा नहीं बोल रहे, जो रास्ते में बंगाल के आम जनता उतार आए हैं वो भी बोल रहे हैं। क्यों उस घर को तोड़ा गया जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, क्यों बाकी चीजों का टेम्पर किया गया? देखिए ये कोर्ट में है, ये सारे सवाल आएंगे, ये सारे सवाल के साथ साथ जो है सच सामने आएगा, लेकिन क्यों हम उसका गिरफ्तारी और पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहा है कि ये पूरा घटना को ममता बनर्जी खुद जिम्मेदारी लेके डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि आप जो है सेलिब्रेशन करो, अभी बंगाल के सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है दुर्गा पूजा, आप उसमें जाओ। कभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्राइक में इसलिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है,
अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज उनके माँ के एक स्टेटमेंट आए थे, तो जो बहन आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो उसका माँ ने बोला है कि देखिए मेरा बेटी भी घर में दुर्गा पूजा करते थे छोटा करके। तो अब ये जो पूरा बंगाल का समाज जो रास्ते में है, ये तो सब परिवार हो गया है जी। तो ये लोग अभी तैयार करें कि वो लोग सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमको इसके जड़ तक जाना होगा कि किस लिए ये छुपा छुपी हो रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में गंभीर सवाल और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को जानना भी चाहता। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। अनंत जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज जब सुप्रीम सवाल हुए तो एक बार फिर से निरुत्तर दिखाई पड़ी बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर मंशा पे क्यों ना सवाल पूछे जाएं? अनंत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कहा जाता है न्याय होना जितना जरूरी है उतना ही न्याय होते दिखना आवश्यक है। ममता बनर्जी के केस में प्रशासन को जितना दिखना चाहिए था, जिस प्रकार से अभी टीएमसी के समर्थक बैठ के और डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि जो वहां के लोगों ने झेला है, और ये कैसे बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि थोड़ी सी देर हो गई जनरल डायरी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की ही अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 30 साल के मेरे करियर में कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि जनरल डायरी होने के 14 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो जो लेटर है कि जिसमें वो घोष साहब का आदेश है कि वो जहां पर सीन ऑफ क्राइम है उसको फिर से रेनोवेट कर दिया जाए, वो क्या है? तो मुझे लगता है कि इस केस में और जिस प्रकार से बिटिया का अंतिम संस्कार किया गया, उस अंतिम संस्कार कराने में जिस तरह से जो इंटरनेट मीडिया पे चीजें चल रही है, मुझे उसकी सत्यता की जानकारी नहीं है। बंगाल सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए कि उसके अंतिम संस्कार पर किसने दस्तखत किए, कौन है वो व्यक्ति जिसके दस्तखत करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। 3 डेड बॉडी को रोक के उसकी लाश को जलाने की या उसको अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दीबाजी में क्यों पड़ी हुई थी सरकार? मुझे यही लग रहा है कि जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे चला है, और अब और तो और अपने सांसद जवाहर सरकार की चिट्ठी देख लीजिए ना, उसमें उन्होंने सारी चीजें खोल के रख दी है। तो अपने सांसद की बात भी अगर आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है। चार्जशीट में जो चीजें आ रही हैं या जो चीज बताया गया उसके लिए सवाल मांगना, और मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों पर जाने से के बजाय हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। अभी सुनवाई चल रही है, अभी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के आर्गुमेंट आएंगे, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन बना है कि आरजी कर अस्पताल में इस केस में पर्टिकुलर इस बहन के केस में बहुत ही लापरवाही और जानबूझकर मसले को छिपाने का प्रयास होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, अगर नहीं हुआ है तो राज्य सरकार को आके, और टीएमसी के कुछ बड़बोले जो नेता हैं जो राज्यसभा में हैं या यहाँ, ये लोगों ने केस और खराब किया है। कुछ से कुछ ऊल जलूल, अरे संवेदना के साथ उस परिवार से बात कीजिए, संवेदनशील होके उन परिवारों के पास जाइए जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, उनको संवेदना के हाथ बढ़ाइए उनकी ओर। आप तो उस पर मतलब तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उसको क्रश करना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही इंटेंशन पे सर सवाल उठ रहे हैं। मैं अनिंगो जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये आपने कहा कि ममता दीदी महिला है, उसके बाद बीजेपी इस प्रकार से उनके लिए बोल रही, लेकिन जो मृत महिला थी उसके साथ भी तो संवेदनशीलता होनी और उस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके ही पार्टी के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, ममता दीदी को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी, सब कुछ खुलासा किया कि साहब आप वो पिछली ममता दीदी रही नहीं, उस प्रकार आप काम करती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ये जो गंभीर सवाल आपकी पार्टी से ही उठ रहे हैं, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ जी। 9 तारीख को जो घटना हुई है, तब तक ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल से थोड़ा कलकत्ता से बाहर था, ठीक है, कुछ प्रोग्राम के लिए। उन्होंने तुरंत आके उनसे माता पिता से मिला, बोला कुछ भी जरूरत पड़े तो हमको बोलना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसको जांच होना ही चाहिए। संविधान से तो हम लोग है, ममता दीदी है, ये सरकार गरीबों का सरकार है, संविधान से सरकार है। देखिए बीजेपी वाले इसको लेके आती तो करेंगे, ये तो सर बीजेपी नहीं, सर मैं बीजेपी नहीं, अभी मैं जवाहर सरकार जी के आरोप पे बात कर रहा हूँ। सिन्हा जी जवाहर सरकार जी के जो आरोप है अभी उस पे आ रहे थे, बीजेपी का छोड़ दीजिए, उन्होंने भी तो सीधे तौर पे कहा जी। नहीं देखिए, जवाहर सरकार जी पर्सनल ओपिनियन है उनका, ऐसे नहीं है। जवाहर सरकार ने कुछ चीज खराब लगा है,
उनको पार्टी में अंदर ही जाके इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये पर्सनल लिया है। सुखेंदु शेखर की बात पूछिए इनसे। हाँ जी बोलिए जी। सुखेंदु शेखर के बारे में क्या शुभेंदु शेखर ने भी कहा, उनको भी एक तरीके से नोटिस, उनको नोटिस दिया गया। जो भी बोल रहा है एक तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जवाहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें महीनों से, कई लंबे समय से व्यक्तिगत पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला दीदी से, इसलिए उन्हें ये खुला खत लिखना पड़ा। ये उन्होंने चिट्ठी में ही लिखा है। देखिए मैं सुखेंदु शेखर राय जी से बात कर रहा हूं। उन्होंने एक पोस्ट डाला था which is wrong। तो पुलिस उनको पूछा कि आप ये पोस्ट डाल रहा है, लेकिन ये दरअसल झूठ है, तो इसलिए वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया। सुखेंदु शेखर राय को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 है आपका जो बोल रहा है जहर सरकार जी की ममता दीदी ने पूरा पश्चिम बंगाल को घूमता है, आज मीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, काम करता है। ठीक है, उनको अगर कुछ बोलना चाहिए था तो वो चिट्ठी भी दे सकते हैं, ऊपर चिट्ठी नहीं दे सकते ना, कुछ चीज होता है। देखिए मेरा बात आपको खराब लगी तो हमको पहले बोलना पड़ेगा जी, ऐसे आपने क्यों बोला है सर। लेकिन आप अगर मिलने का मौका नहीं देंगे तो फिर बताएंगे कैसे आपको? बात तो वो वही लिख रहे हैं, आपसे अभी मैं बात कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा कैसे? इतना दुख अपना जताऊंगा कैसे? ये दर्द उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। मैं आता हूं सौरभ जी आपके पास में। सौरभ जी वो ये कह रहे हैं कि साहब हम लगातार निष्पक्षता से काम कर रहे हैं बंगाल की सरकार, और ममता दीदी संवेदनशीलता के साथ में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई हैं, तो क्यों आप लोग उनको घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए अभी माननीय आनंद जी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका जवाब तो मिला नहीं, किस लिए डेड बॉडी को जलवाया गया था। और दूसरे एक चीज मैं बताता हूं आपको कि देखिए बंगाल के हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस चौकी होता है, अर्जीकर में भी था। क्या कर रहे थे पुलिस वाले से, क्या कर रहे थे? पहले तो यह घटना हुआ कैसे, और जब हुआ तब उसके बाद इसको क्यों दबाने का कोशिश किया जा रहा था लगातार, जब पूरे राज्य के लोग नारी से क्यों दबाएंगे? दादा बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुना था ना। आप जरा सा झूठ मत बोल रहे। अनिल जी मैं आता हूं। अनिल जी आपको भी मौका दिया था, आपने अपनी बात रख दिया, उन्हें भी रखने दीजिए। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नेशनल चैनल में जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आपको पुलिस को बोलिए मेरे ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन ये इसलिए इसको दबाया जा रहा है। यह डर किस बात के है? एक मर्डर हुआ है, शर्मनाक एक घटना घटा है, और जिसके लिए देखिए बंगाल में इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पूरा बंगाली जनगण आज रास्ते में है। क्या दिक्कत हो रहा है मुख्यमंत्री का? इसीलिए ना रास्ते में कि मुख्यमंत्री के ऊपर से उन लोगों का भरोसा चला गया है, तो इसीलिए बोलता है कभी बीजेपी करवा रहा है, कभी लेफ्ट करवा रहा है, कभी और कोई करवा रहा है जी। तो आप बंगाल के मुख्यमंत्री है, और बंगाल के जनता के सपोर्ट जब आपके ऊपर नहीं है, आपके खुद के पार्टी में लोग आपके खिलाफ बोल रहे, और ये देखिए ये जितने दिन जाएगा ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, जितना दिन जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ये अपने आप में दिखाई पड़ रहा सड़कों पे। अनंत विजय जी, क्योंकि ये ममता दीदी की सरकार के जितने भी साल हुए हैं टर्म के, उसके बाद में ये पहली बार ऐसा मौका है कि जब कोर्ट की बात हो, वो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से अविश्वास दिखाई पड़ रहा है। विरोधियों का तो खैर राजनीतिक विरोधी कह के उनको टाल ही दिया जाता है, लेकिन जनता का अविश्वास इस स्तर पे हो गया है, वो पहली बार दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ममता दीदी के इतने लंबे शासनकाल के बाद में पहली बार जनता से एक डिस्कनेक्ट सीधे तौर पर जब बंगाल की सड़कों पर इस वक्त स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आर्यन जी, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और मुझे याद पड़ता है कि जब सीपीएम का रूल था और ममता दीदी आंदोलन कर रही थी, तो पूरे कोलकाता में एक होर्डिंग लगा था जिसमें महाश्वेता देवी की एक तस्वीर लगी थी, और उसमें लिखा हुआ था आमी बदलाव चाहिए। तो उससे पूरी कहानी पलट गई थी। ये बंगाल की जनता को समझने में ममता बनर्जी और उनके लोग भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार से रिक्लेम नाइट में कल लोगों की भीड़ उमड़ी है, वो भीड़ कोई राजनीतिक दल या 100 रुपया 200 रुपया देकर कोई ला नहीं है, वो स्वतः भीड़ है। और बंगाल के लिए दुर्गा पूजा का महत्व समझा जा सकता है। दुर्गा पूजा में जिस प्रकार से पंडाल के लोगों ने सरकार के पैसे वापस किए हैं, जिस प्रकार से सोनागाछी और वहां की सेक्स वर्कर्स ने मिट्टी देने से मना किया है,
जिस प्रकार से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय बिजनेस 3% रह गया, जहां 100% बिजनेस होता था, जहां 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए एक फर्म को आते थे, वो 40 लाख पर अटक गया है। तो ये सारी चीजें स्वतः स्फूर्त हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, और अविश्वास बढ़ने की का सिर्फ एक कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार न्याय करते हुए नहीं दिख रही है। अनंत जी, एक बहुत छोटा सा एक संक्षेप में आपसे, क्या दीदी समझ नहीं पा रही, क्योंकि वो तो जमीन से जुड़ी नेता रही हैं, क्या जो जवाहर सरकार ने कल अपनी चिट्ठी में लिखा कि अब आप वो पुरानी वाली ममता बनर्जी नहीं रही, क्या वो एक सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? छोटा सा जवाब। नहीं, ये दरअसल मैं आता हूँ, अनिंग जी मैं आता हूँ जी। मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूँ कि ममता बनर्जी इस बार अपनों के अंदर ही घिर गई। अभिषेक बनर्जी क्यों खामोश है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। बताया जा रहा है कि वो इलाज कराने चले गए हैं या अमेरिका जाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ऐसे लोग जुट गए हैं, राज्यसभा के सांसद, जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है, और वो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसमें कुछ गड़बड़ी है। बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट सा दिखाई पड़ रहा है जनता के साथ में, जो किसी समय फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उनका जमीनी जुड़ा हुआ करता था। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गुड्स एवं सर्विस टैक्स काउंसिल यानी GST परिषद की 54वीं बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसलों की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि शोध एवं अनुसंधान के लिए दी जाने वाली राशि को GST मुक्त करने का भी फैसला किया है। In some occasion where I met the Honorable Prime Minister, he himself told me, अरे बजट में आप अनुसंधान कोष करते हो, आपने रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फंड करते हो, रिसर्च के लिए फंड अलॉट करके इंस्टीट्यूशंस को देते हो, उसमें GST का क्या विषय बन गया? You should propose to the council that there should not be tax on research funds. So ये बहुत चर्चा के बाद when I said this, I'm grateful to every member of the council. There was complete unanimity on this proposal which I put forward. So the decision on the research fund is
that there can be a central university, meaning a university which has been created by the central law, or a state university which is created by a state law, or a research institution which could have obtained income tax exemption. Fund going to any one of these from the government or from private, quid pro quo or no, will be exempt. कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी को घटाने का फैसला हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then, also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमति जताई है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में नवंबर में होने वाली जीएसटी की काउंसिल में किया जाएगा। New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. खाड़ी सहयोग परिषद की 161वीं मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। बैठक की अध्यक्षता कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने की। बैठक में जीसीसी के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। जीसीसी परिषद की बैठक के साथ साथ भारत खाड़ी सहयोग परिषद, रूसी संघ और ब्राज़ील गणराज्य के बीच अलग अलग मंत्री स्तरीय चर्चाएं हुई। 7वीं जीसीसी रूस रणनीतिक वार्ता बैठक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ आयोजित की गई, जबकि भारत जीसीसी की बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने खाड़ी देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा के साथ ही उन्हें और अधिक गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। जीसीसी की बैठक पिछले दिसंबर में दोहा में आयोजित 44वें शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में कई रिपोर्टों पर चर्चा की गई। इन बैठकों का मकसद दुनिया भर के देशों और संगठनों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत जीसीसी बैठक के दौरान राष्ट्रीय हित में कई समझौते किए गए हैं। Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals. जीसीसी के बैठक के मौके पर आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ भी मुलाकात की और तमाम विषयों पर बातचीत की। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तज्ञों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। PLI यानी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत नई दिल्ली में आज HP इंडिया और पैगेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत HP के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और ऑल इन वन PCs अब भारत में ही बनेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु में कंपनी का प्लांट लगाया जाएगा और पहले लैपटॉप का उत्पादन अगले साल फरवरी महीने में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शुरुआत में करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन बढ़ने के साथ इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंक और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का MOU हुआ है। इसके तहत भारत में HP के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी बहुत जल्दी और आगामी फरवरी के महीने से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में 1000 से अधिक नौजवानों को इसमें रोज़गार मिलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रोज़गार और बढ़ेगा। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, वो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने RSS को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर BJP मुखर हो गई। उसने राहुल गांधी पर जमकर जोरदार हमला बोला। ये पहला मौका नहीं है जब विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं या फिर इस प्रकार की बातें की हैं जो कि भारत या फिर भारत की सरकार के विरोध में जाती हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से अपनी विदेश यात्रा के दौरान सुर्खियां बटोरने की कोशिश के चलते देश की राजनीति को गरमाने की कोशिश करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी दौरों के दौरान अपने आपत्तिजनक बयानों के कारण विवादों में घिरते रहे हैं। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी के टेक्सास में RSS पर दिए बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने RSS की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत और हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही बयान देश की छवि खराब करने वाला भी बताया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। आप तो चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो LOP हो करके, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे वो देश का दुश्मन होगा।
वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए और चीन के साथ वो खड़े रहे। समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत, मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना, उसे नहीं छोड़ते। वो कहते देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी, क्या किसी और धर्म के पैगंबर, इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं आप? बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब विदेश की धरती पर कांग्रेस नेता के दिए बयान विवाद का विषय बने हैं। मई 2022 में लंदन में आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने विवादित बयान देते हुए लद्दाख की तुलना यूक्रेन युद्ध से की थी। लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसद जेरेमी कोरविन से भी मुलाकात की थी। कोरविन वही शख्स हैं जो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और भारत से कश्मीर के अलगाव की पैरवी करते हैं। 2018 में राहुल गांधी ने बहरीन में रह रहे भारतीयों से बातचीत के दौरान भी एक आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। वहीं 2017 में बर्कली यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ तो की, साथ ही ये तक कह डाला कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करते हुए जोर देकर कहा कि चीन शांति का पक्षकार है। देश के अंदर राजनीतिक उठापटक और दांवपेच के लिए बयानबाजी को आपसी प्रतिद्वंद्विता के तहत समझा जा सकता है, लेकिन विदेशी धरती पर निजी स्वार्थ और एजेंडे को साधने के लिए राहुल गांधी के विवादित बयान न केवल देश की छवि खराब करने वाले हैं, बल्कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनकी स्वयं की साख और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और आगे दिखाएंगे आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जहां जम्मू कश्मीर में प्रचार जोर पकड़ता दिखाई पड़ रहा है, तो हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही। तो अपने आप में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां प्रत्याशियों के नामों का अंतिम दौर चल रहा है, उनको तय करने की कोशिश हो रही है, तो नामांकन की भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बीच में राजनीतिक बयानबाजी इतनी तीखी हो गई और सभी दल अपने सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कैसा रहा सियासी दिन आज दोनों ही राज्यों में, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है और इसी का नतीजा है कि सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गौरतलब है कि हरियाणा में 12 सितंबर तक नामांकन होना है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूँ 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब पंचकूला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी की सरकार बनेगी और जो कमियां पीछे रहती हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे। हम सब सारे साथी मिलकर उस बीजेपी की सरकार बनाकर जो कमियां उस कमियों को हम दूर करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियों के बीच अंबाला सिटी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं चुनावी रण में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। दोनों आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं ना देश का भला कर सकती हैं। मिलकर लड़ना चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की। कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव है वो हार चुकी है, उसने ऐसा महसूस किया है। वो बार बार आम आदमी पार्टी के पास जाकर के समझौता करने का प्रयास करते हैं, आम आदमी पार्टी ठुकरा देती है। बादली की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा बदलाव लाना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा में। 12 तारीख तक ही नॉमिनेशन होना है, समय बहुत कम बचा है। आज 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है हरियाणा में। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की सोमवार को अंतिम तारीख थी। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी तेज है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जम्मू पश्चिम सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं जम्मू उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सरकार बनाने से ज्यादा एक्चुअली हमें मिलेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से खालिद सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाएगी। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं है। जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये उसूलों के मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांगलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। भाजपा ने सत्य शर्मा को जम्मू कश्मीर का कार्यकारी अध्यक्ष, डॉक्टर निर्मल सिंह को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष, चौधरी सुखनंदन को चुनाव प्रचार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही कविंदर गुप्ता को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल के मैदान से, चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत के जीत का दौर लगातार जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में आज जापान को 5-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी है। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने तीसरा, संजय ने चौथा और उत्तम सिंह ने 5वां गोल दागा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की गत विजेता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम 14 सितंबर को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगी। और न्यूज़ नाइट में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूपी के कानपुर में उपद्रवियों ने प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने पटरी पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर उसे डिरेल करने की कोशिश की। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। घटना में आतंकवादियों का हाथ होने की आशंका के मद्देनजर एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द कर शिक्षकों की नई लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर जम्मू पश्चिम सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता की नामांकन रैली में शामिल हुए। भाजपा ने जम्मू पश्चिम सीट से अरविंद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने लालबाग के राजा भगवान गणेश के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाया गया है। भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरी दुनिया देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में सुनाया अहम फैसला। कहा, अगर कोई शख्स किसी एक केस में हिरासत में है तो भी वो दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकता है।